बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डीएनए और आरएनए प्रोकैरियोटिक पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक डीएनए और आरएनए के बारे में क्या अंतर होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, उसी के आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ये डीएनए में डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन क्या होता है। डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन मतलब कि एक डीएनए से दो डीएनए बनना। एक डीएनए से दो डीएनए की बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं। द्विगुणन, इसको हिंदी में द्विगुणन कहते हैं। तो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, इसको द्विगुणन या डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक डीएनए है और ये डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो ये मॉडल लास्ट टर्म पर बताया था कि वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल है डीएनए की संरचना के बारे में। ये नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और ये नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शुगर से जुड़े होते हैं। पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है और नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसके पश्चात इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं? वीक होते हैं, टूट जाते हैं या टेम्परेचर दे जाते, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो ये दो हेलिकल, एक ये हेलिकल एक ये, इतना भाग और इतना भाग ये अलग हो जाते हैं। और इसके पश्चात ये थायमीन और साइटोसिन ये अपने पेयर के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनको संश्लेषित करते हैं। जैसे थायमीन एडेनिन का, साइटोसिन ग्वानिन का। इसी प्रकार इधर एडेनिन थायमीन का, ग्वानिन साइटोसिन का सिंथेसिस कर लेते हैं, संश्लेषण कर लेते हैं। और फिर इसके बाद ये हिस्से से एक डीएनए बन जाते हैं और इस हिस्से से एक दूसरा डीएनए बन जाता है। एक डीएनए ये बन गया और एक डीएनए ये बन गया, तो दो डीएनए बन जाते हैं। तो एक डीएनए से दो डीएनए की प्रक्रिया को डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है सेमी कंजर्वेशन, अर्धसंरक्षी डीएनए, सेमी कंजर्वेशन या अर्धसंरक्षी क्या होता है? जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें क्या होता है, जब एक दो डीएनए बनते हैं तो जो पहले वाला डीएनए होता है वो तो संरक्षी पहले ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो नया डीएनए बनता है वो आधा भाग नया होता है और आधा भाग पुराना पहले वाला रहता है। तो अर्ध संरक्षित मतलब आधा भाग पहले का ही संरक्षित बना रहता है और आधा भाग नया बन जाता है। इसी को हम सेमी कंजर्वेशन या अर्ध संरक्षित कहते हैं। यहाँ पर जैसे ये बनाया तो इसमें क्या है कि ये आधा भाग जो मैंने व्हाइट कलर की चाक से बनाया, ये आधा भाग तो पहले का ही रहता है और इधर भी देखो ये आधा भाग पहले का ही है और जो आधा भाग संश्लेषित होता है, नया बनता है, वो अलग होता है। तो इसमें दिखाया कि अर्ध संरक्षित, आधा भाग पहले का संरक्षित रहता है और आधा भाग इसमें नया बन जाता है। इसी को हम अर्ध संरक्षित कहते हैं। अब इसमें अर्ध संरक्षित आधा भाग संरक्षित रहता है और आधा भाग संरक्षित नहीं रहता, आधा भाग नया बनता है। डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है। इसको एक प्रयोग के द्वारा दिखाया गया, समझा गया। तो जैसे कि नाइट्रोजन सामान्यतः जो एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजनी क्षार। तो ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं मतलब इसमें नाइट्रोजन सहयोग करता है। तो जब ये टूटता है तो इसको जो पोषक माध्यम में रखा जाता है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में, तो उसमें जो नाइट्रोजन दिया जाता है न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में, वो सामान्य नाइट्रोजन कैसा होता है? N14 वाला होता है।
मतलब जिसका एटॉमिक मास 14 होता है, 14 होता है। और ये N15 क्या है, इसका आइसोटोप है, इसका समस्थानिक है, मतलब इसका भार ज्यादा होगा। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस दिए जाते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ दिया जाता है जिससे कि नया नाइट्रोजनी क्षार बन सके और उसका आधा भाग फिर से बन सके जो टूट गया है। तो इसके लिए हम लोग N15 दे देते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार जो होता है, ये आधा भाग को तो पहले बना रहता है और आधा भाग नया बनता है। तो नए वाले भाग में N15 दे दिया गया और इसके पश्चात ये नए डीएनए, इस भाग से ये नया डीएनए, इस भाग से ये नया डीएनए बन जाता है। यहाँ इसमें एडेनिन ग्वानिन ये तो पहले का ही है, और यहाँ पर एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये थायमिन और साइटोसिन ये नए संश्लेषित हुए और इनसे जुड़ा हुआ ये पेंटोस शुगर नया, और पेंटोस शुगर से ये फास्फोरिक एसिड। और इसी प्रकार से इसमें क्या है, थायमिन साइटोसिन पेंटोस शुगर फास्फोरिक एसिड ये तो पहले का ही है, और इससे थायमिन से एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा, साइटोसिन से ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा। तो ये एडेनिन ग्वानिन और ये पेंटोस शुगर और फास्फोरस ये नए संश्लेषित होकर के इससे जुड़े हैं। तो जब ये डुप्लीकेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो इसके पश्चात देखते हैं कि ये जो डीएनए का आधा भाग होता है, एक हेलिक्स और दूसरे हेलिक्स के जो डेंसिटी होती है, इसका वेट होता है, उसमें डिफरेंस होता है। जो पहले का भाग है, जो अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव, उसका वेट, उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो नया भाग बना है, नया उसका हेलिक्स बना है, नया सूत्र बना है, नया भाग जो डीएनए का बना है आधा, उसका जो वेट होता है, उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और इस जो पहले से उसकी कम होती है। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए के डुप्लीकेशन की या रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें आधा भाग पहले का ही रहता है और आधा भाग इसका नया बनता है। ये इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी। तो जैसे पेपर में डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन द्विगुणन की प्रक्रिया समझाने को आएगा तो आप ये डायग्राम बना देंगे, है ना, कि इसमें एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं, ठीक है ना। और अगर जो सेमी कंजर्वेशन अर्ध संरक्षी के बारे में लिखने को आता है, अर्ध संरक्षी क्या होता है, तो अर्ध संरक्षी की प्रक्रिया में क्या बताएंगे कि आधा भाग उसका पहले का ही रहता है और आधा भाग इसका नया बनता है। आधा भाग संरक्षित रहता है, सेमी माने होता है आधा, और कंजर्वेटिव माने संरक्षित, आधा भाग संरक्षित रहता है और आधा भाग नया बनता है। तो यहाँ पर जो व्हाइट चाक से लिखा है ये पहले का है अर्ध संरक्षी भाग, और आधा भाग इसको मैंने कलर्ड चाक से बनाया तो ये नया भाग बना। तो इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है नए भाग के, और पुराना भाग, तो ये नया भाग जो बना है डीएनए का आधा भाग, हेलिकल भाग, आधा हेलिकल, वो कैसा नया बना, तो उसका वेट क्यों ज्यादा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का दूसरा जो आइसोटोप होता है N15 उसका प्रयोग किया गया, जिसके कारण इसमें इसका वेट ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आज दो प्रक्रियाएं समझ में आई इसके द्वारा, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है ना, और दूसरी चीज क्या होती है सेमी कंजर्वेशन या अर्ध संरक्षी क्या होता है, वो आपको समझना है। अर्ध संरक्षी आधा भाग संरक्षित रहता है, आधा भाग नया बनता है। तो इसको एक प्रयोग के द्वारा यहाँ पर आपको समझाना होगा। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरेडिटी में, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे, समझेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।
धन्यवाद।